हाय एवरीवन। सो आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे देश में आजकल क्या चल रहा है। हरियाणा और पंजाब के बहुत सारे किसान प्रोटेस्ट पे उतरे हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स। क्योंकि राज्यसभा ने कुछ ही महीने पहले 3 बिल्स पास किए थे विच गिवन हेयर। बहुत ही ज़्यादा लंबे चौड़े इनके नाम हैं, सो यू कैन गो थ्रू दीज बिल्स। सो बहुत सारे एग्जाम्स में इन बिल्स का नाम पूछा जा सकता है, सो यू मस्ट रिमेंबर कि ये कौन कौन से बिल्स हैं। सो ये 3 बिल्स राज्यसभा से पास हुए थे एंड दीज 3 बिल्स, इन तीनों बिल्स का नाम फार्मर्स और फार्म बिल 2020 रखा गया है, बिकॉज ये तीनों के तीनों बिल्स फार्मर्स या हमारे किसान भाइयों के लिए हैं। Hi everyone, this is me Mokshi Gambhir and this video is regarding the Farm Bill 2020. So if you like the video, then do like, share, comment and please subscribe to our channel if you have watched our past videos and have liked our work. So without any further ado, let's start the video. तो बात करते हैं पहले बिल की, which is the Farmers Produce Trade and Commerce Bill. So इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है कि किसान कहीं भी जाके, देश में किसी भी कोने में जाके वो अपनी फसल को बेच सकते हैं। पहले भी किसान कहीं भी जगह जाके अपनी फसल को बेच सकते थे, पर अब इनके पास पूरा का पूरा राइट है कि वो पूरे देश में कहीं भी जाके अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं कि अगर किसान को अपने राज्य में या फिर अपने स्टेट में, अपने इलाके में, उसको अपने एरिया में अगर अच्छा दाम नहीं मिला है अपनी फसल का, तो वो किसी और राज्य में जाके अपनी फसल बेच सकता है या फिर किसी और लोकेलिटी में जाके वो अपनी फसल को बेच सकता है। सो दिस इज़ वन प्लस पॉइंट। बट इसके बाद नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं इसके, कि अगर वो कहीं और जाके ट्रैवल करेगा, वो अपनी फसल लेके जाएगा किसी और स्टेट में, तो वहाँ जाने का ट्रैवल एक्सपेंस, वहाँ रहने का ट्रैवल एक्सपेंस, वहाँ के स्टोरेज रूम्स के लिए वो जो उनको पे करना पड़ेगा, अपनी फसल को रखने के लिए उनको स्टोरेज रूम्स लेने पड़ेंगे, उसका खर्चा। सो जाके बेच तो सकते हैं, पर उसके पीछे का जो खर्चा है वो छोटे फार्मर्स नहीं उठा पाएंगे। सो दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस बिल। और इस बिल में क्या है कि किसान डायरेक्टली अब अपनी फसल बड़े ट्रेडर्स को बेच सकता है। सो एक्चुअली क्या होता है, किसान अपनी फसल पहले किसको बेचते हैं अब? APMCs को। सो ये क्या होते हैं APMCs? ये सरकारी गोदाम होते हैं। यहाँ पे लोग अपनी फसलें, किसान अपनी फसलें यहाँ पे आके बेचते हैं सरकारी रेट्स पे। गवर्नमेंट ने इनके रेट्स फिक्स कर रखे होते हैं और ये गवर्नमेंट की राशन शॉप्स, यू कैन से गवर्नमेंट की राशन शॉप्स होती हैं यहाँ पे, और गवर्नमेंट ही इसकी पूरी की पूरी देखभाल का ध्यान रखती है APMCs की। फिर APMC से बड़े बड़े ट्रेडर्स या रिटेलर्स खरीदते हैं अपनी राशन। उसके बाद इन्हीं से ही बड़े बड़े दुकानदार या फिर छोटे भी दुकानदार जिनकी भी राशन शॉप्स हैं, उनसे आगे खरीद लेते हैं रिटेलर्स से। सो ऐसे ही फ्लो चलता है। सबसे पहले किसान जाके APMCs को बेचता है, APMC से आगे रिटेलर्स या ट्रेडर्स खरीदते हैं, और ट्रेडर्स आगे अपनी जो राशन है, जो भी गेहूँ अनाज है, वो आगे जाके अपनी छोटी दुकानों को या बड़ी दुकानों को बेचते हैं, जिनसे हम खरीद के लाते हैं। वो ये 4th स्टेप होता है। पर अब गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है कि किसान बिना APMCs के डायरेक्टली बड़े रिटेलर्स को या ट्रेडर्स को अपना जो सामान है, अपना अनाज, अपनी गेहूँ, अपनी फसल बेच सकता है। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं कि उसको बीच वाली लेयर का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, उसको वहाँ पे जो अलग से पैसे देने पड़ते हैं उसको वो नहीं देने पड़ेंगे, वो डायरेक्टली जो रिटेलर्स और ट्रेडर्स हैं अपने मुंह मांगे दाम पे बेच सकते हैं। बट इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो क्योंकि ये जो बड़े ट्रेडर्स और रिटेलर्स होते हैं, दे आर नॉट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, ये प्राइवेट होते हैं। सो ये कभी भी मतलब फार्मर्स की
मांग को पूरा नहीं करेंगे। ये हमेशा और हमेशा ऐसा भी कर सकते हैं कि ये अपने फिक्स रेट्स रख दें कि हमने तो इतने पे ही खरीदनी है, अगर आपको इतने पे बेचनी है तो बेचिए, नहीं तो हम कहीं और से ले लेंगे। तो इस केस में जो छोटे फार्मर्स हैं जो ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे इन बिग ट्रेडर्स या रिटेलर्स से, तो उनको मजबूरी में आके अपना अनाज कम दामों पे बेचना पड़ेगा एंड उसके बाद दे विल बी इन लॉस। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जब ये APMCs बंद हो जाएंगी तो इनमें जितनी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी बंद हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी हमारी कंट्री में, बिकॉज APMCs को मेंटेन करने के लिए जो लेबरर्स चाहिए होते हैं, जो ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, जो किसी भी पोस्ट की ज़रूरत होती है, वो सारी पोस्ट खारिज हो जाएंगी। सो कितने ही सारे लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सो दिस इज़ द सेकेंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस बिल। करते हैं सेकंड बिल की। सेकंड बिल का नाम है फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। सो इस बिल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है? गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? फसल उगने से कुछ महीने पहले ही ये जो तीसरे लेवल के ट्रेडर्स और रिटेलर्स हैं, पहला किसान, दूसरा APMCs, तीसरे रिटेलर्स और ट्रेडर्स और चौथे शॉपकीपर्स जिनसे हम सामान लेते हैं। सो ये तीसरे लेवल के जो रिटेलर्स और ट्रेडर्स हैं ये किसानों के साथ या हमारे फार्मर्स के साथ एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे कि फसल जैसे भी हो, जितना मर्जी भाव गिरे या बढ़े, हम एक फिक्स अमाउंट पे फसल खरीद लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो फिक्स कर लेते हैं कि 3,000 रुपये पर क्विंटल हम ये फसल खरीदेंगे, हम ये गेहूं खरीदेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि जो ट्रेलर्स और ट्रेडर्स हैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना लें इस फसल उगने से कुछ महीने पहले ही किसानों के साथ कि हम आपकी फसल खरीदेंगे इतने पर क्विंटल प्राइस पे। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि इफ़ इन केस जो फार्मर की फसल जो है वो ख़राब हो जाती है या फिर रेट गिर जाते हैं, तो किसान को इस चीज़ का फ़ायदा है कि उसको इसी पर्टिकुलर रेट पे अब बेचना है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मार्केट में रेट ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, अगर उसकी फसल ख़राब होने की वजह से प्राइस कम हो गया है। तो इस वजह यहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये जो ट्रेडर्स और रिटेलर्स हैं ये शुरू में तो बहुत अच्छा भाव देंगे फार्मर्स को, उनको इम्प्रेस करने के लिए या उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो शुरू में तो ये बहुत अच्छे दाम देंगे, पर जैसे ही वो फार्मर्स इनसे यूज्ड टू हो जाएंगे या फिर वो इनके साथ बंध जाएंगे, तब ये फार्मर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो उनको कह सकते हैं कि आपको देना है तो दो, नहीं तो हम किसी और से ले लेंगे, हम कहीं और जाके खरीद लेंगे। बिकॉज इंडिया में 80 to 85% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो छोटे लेवल के फार्मर्स हैं। सो वो इतनी नेगोशिएशन इन बड़े रिटेलर्स या ट्रेडर्स के साथ नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे वो लॉस में आ जाएंगे। मतलब किसानों को ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहाँ पे रिटेलर्स और ट्रेडर्स अपनी मन मर्जी के दाम पे उनसे फसल खरीदेंगे और उनको मजबूरी में आके बेचनी ही पड़ेगी। नहीं तो अगर कोई उनसे खरीदेगा नहीं तो उनका जो अनाज है, उनकी जो गेहूं है वो सारी खराब हो जाएगी और उनको मजबूरी में आके इन रिटेलर्स और ट्रेडर्स के मुंह मांगे दाम पे उनको देना पड़ेगा। सो थर्ड बिल इज एसेंशियल कमोडिटीज बिल। सो इस बिल के अकॉर्डिंग क्या है, पहले क्या होता था कि सरकार ने एक लिमिट फिक्स करी थी, एक क्वांटिटी फिक्स करी थी फॉर दीज रिटेलर्स एंड ट्रेडर्स जो थर्ड लेवल पे आते हैं, कि ये एक फिक्स क्वांटिटी में से ही या एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अनाज अपने पास इकट्ठा करके स्टोर कर सकते हैं। पर अब इस बिल के अकॉर्डिंग सरकार ने ये कंडीशन हटा दी है। अब ये रिटेलर्स और ट्रेडर्स किसी भी अमाउंट में कितना भी राशन या फिर अनाज या गेहूं इकट्ठी कर सकते हैं अपने पास, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसका नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है? दे कैन डू ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। इसका क्या मतलब है कि जब
अनाज या गेहूं का दाम सस्ता है तो रिटेलर्स और ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में लाइक 1000 क्विंटल और 100 क्विंटल और 1000 क्विंटल में अनाज इकट्ठा करके अपने पास रख लेंगे जब दाम कम है, और जब मार्केट में इसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो दाम बढ़ा के उसको बेचना शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ नोन एज होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत टाइम से इंडिया में चलती आ रही है। सो अब क्या इसके नेगेटिव पॉइंट और क्या हो सकते हैं, जब अगले साल फार्मर से ये लोग फसल खरीदने के लिए जाएंगे। सो अगर फॉर एग्जांपल फार्मर्स ने रेट बताया है कि 3000 रुपये पर केजी हम अपनी अनाज बेचेंगे, पर ये जो रिटेलर्स और ट्रेडर्स हैं दे कैन फिक्स देयर ओन प्राइजेस। ये कहेंगे नहीं हम तो 2000 में ही खरीदेंगे, बेचना है तो बेचो, नहीं तो हमारे पास अपना पड़ा हुआ है वो हम बेच सकते हैं। सो यहाँ पे फिर जो हमारे फार्मर्स हैं फिर वो लॉस में आएंगे। सो ऐसा फार्मर्स को लग रहा है कि ये सिचुएशन भी हो सकती है, जो कि एक्चुअली हो भी सकती है। सो दीज वर द 3 बिल्स जो राज्यसभा ने पास किए हैं, एंड इन्हीं 3 बिल्स की वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं दे आर प्रोटेस्टिंग, दे आर सो कंसर्न कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो विच कैन लीड टू सुसाइड्स ऑफ फार्मर्स, क्योंकि वैसे भी फार्मर्स का सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फार्मर्स बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन इंडिया में और ना बढ़ जाए, इसलिए फार्मर्स जो हैं हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश के वो प्रोटेस्ट पे हैं और वो सड़कों पे उतरे हैं। तीनों बिल्स की एक खास बात, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा है कि वो एमएसपी को नहीं हटाएंगे। एमएसपी क्या है, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला मैकेनिज्म नहीं हटेगा ये बिल्स लगने के बाद। तो एक्चुअली मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी क्या है, तो एमएसपी एक ऐसी फिक्स्ड क्वांटिटी, एक फिक्स्ड प्राइस है जिससे कम में एपीएमसीज किसानों से अनाज नहीं खरीद सकती, कि एक फिक्स प्राइस कर देते हैं कि इतना या इससे ज़्यादा में ही किसान अपना जो अनाज है वो बेचेंगे, कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता इससे कम में अपना अनाज बेचने के लिए। तो सरकार ने कहा है कि एमएसपी लगाएंगे जिससे कि ये जो बड़े रिटेलर्स या ट्रेडर्स हैं उन पे एक फिक्स्ड प्राइस लगा देंगे कि वो इतने प्राइस से नीचे पे किसान को फोर्स नहीं कर सकते अपना राशन या फिर अपनी गेहूं फसल बेचने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फार्म्स लॉ 2020। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इसमें से कुछ नया सीखा तो डू like this video, share, comment and please subscribe to our channel Quick Wits. Thank you, bye bye, stay tuned.